Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about India as a developed country. And this topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस आर्टिकल का पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. देखिए, द डे बिफोर येस्टरडे भी मैंने आपको बताया था कि अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को कहा कि हम सबको 5 प्रण या फिर 5 वाउज लेने की ज़रूरत है फॉर इंडिया फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स. यानी कि हमारे आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और जब तक हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे आने वाले 25 सालों में 2047 तक, तब तक हमें 5 प्रण लेने हैं अपने देश के लिए. तो उन 5 प्रण में से सबसे पहला प्रण था गोल टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047. फिर दूसरा था टू रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट. तो जो हमारी कॉलोनियल मेंटालिटी है कि विदेशों का बना हुआ सामान अच्छा है, हमारे देश का सामान उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा, इसको हमें गिव अप करना होगा. उसके अलावा हमारे अपने रूट्स में, हमारी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति में प्राइड फील करना होगा, यूनिटी को प्रमोट करना होगा और हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी डेवलप करनी होगी. हम सब बस अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने कर्तव्यों की या अपनी ड्यूटी की बात नहीं करते हैं, तो वो भी करनी होगी. इसमें से ये जो आर्टिकल है वो पहले प्रण गोल ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 उससे रिलेटेड है कि भारत को क्या क्या करना होगा अगर हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आने वाले 25 सालों में. तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डेवलप्ड कंट्री का मायने क्या है डेफिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री. तो वैसे तो अलग अलग इंटरनेशनल एजेंसीज ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है अबाउट डेवलप्ड कंट्री, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन की जो एक एजेंसी है उसके द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर के इकोनॉमीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है: डेवलप्ड इकोनॉमीज़, इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़. और ये जो सेग्रीगेशन है इकोनॉमीज़ का 3 पार्ट में, डेवलप्ड, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का, ये सेग्रीगेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए कंट्री. तो इसमें जो बेसिस है वो इकोनॉमिक स्टेटस है, रीजनल क्लासिफिकेशन नहीं है. तो इन जनरल जो हमें लगता है कभी कभार कि यूरोपियन सारे के सारे कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज़ डेवलपिंग, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट अ रीजनल क्लासिफिकेशन, इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस. तो बेसिस क्या है कैटेगराइजेशन का, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इकोनॉमिक स्टेटस. तो इकोनॉमिक स्टेटस में भी जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया लिया गया है बाय दिस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वो है ग्रॉस नेशनल इनकम. तो अलग अलग देशों की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा को क्राइटेरिया लिया गया है फॉर कैटेगराइजेशन इन दिस 3 कैटेगरीज: डेवलप्ड, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज. तो वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइंड किया गया है अलग अलग देशों का ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. तो उसमें कंट्रीज़ को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम. तो जनरली जो हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं उनको फिर डेवलप्ड में रखा गया है, और फिर ये जो लो इनकम, लो मिडिल इनकम या अपर मिडिल इनकम वाली इकोनॉमीज़ हैं इनको फिर इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में रखा गया है. तो सबसे कम इनकम वाली जो इकोनॉमी है, सबसे कम इनकम पर कैपिटा वाली जो इकोनॉमी है वो है सोमालिया. तो ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो इन द डेवलपिंग ग्रुप, नॉट इन इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन. लगभग 30 या 31 ऐसे इकोनॉमीज़ हैं जो डेवलप्ड ग्रुप में हैं, 17 ऐसे इकोनॉमीज़ हैं जो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन में, और बाकी सब डेवलपिंग में हैं. अभी ये जो कैटेगराइजेशन है कंट्रीज़ का इनटू 3 ग्रुप्स, डेवलप्ड, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन या फिर डेवलपिंग, इसको लेकर के कई बार डिबेट हुए हैं. इस कैटेगराइजेशन को लेकर के कई बार क्वेश्चंस रेज किए गए हैं. सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या इसके ऊपर सबसे मेजर डिबेट स्टार्ट किया था फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने. उन्होंने इन कैटेगराइजेशंस को वेग बताया, सुपरफिशियल बताया, बेसलेस बताया, नॉन ट्रांसपेरेंट बताया.
उन्होंने कहा कि इन कैटेगराइजेशंस का कोई खास सेंस नहीं बनता है. फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक चाइना, हाउ और ऑन व्हाट बेसिस दे कैन बी कैटेगराइज इनटू डेवलपिंग कंट्री. और डेवलपिंग होने का उनको फ़ायदा मिलता है अलग अलग जगहों पे. सिंस दे आर कैटेगराइज एज डेवलपिंग कंट्रीज, दे गेट बेनिफिट एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. आपको पता होना चाहिए कि WTO के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए लेस स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं. तो इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार क्वेश्चन रेज किए कि वाई चाइना इज़ इन डेवलपिंग कंट्री, व्हाट इज़ द बेसिस. एंड ही क्लेम्ड कि अगर चाइना डेवलपिंग में है तो US को भी डेवलपिंग कंट्री के ग्रुप में डालना चाहिए. सो इन 2018 itself, US stopped treating India and China as developing countries. He was in fact not happy about India also, कि why India is in developing group, why China is in developing group. These countries should be put at least in economies in transition or developed, ताकि इनको कई सारे जो कंसेशनल बेनिफिट्स मिलते हैं WTO में वो ना मिले. क्योंकि ये जो कैटेगराइजेशन है 31 देशों को इसमें रखा गया है, 17 को इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन में रखा गया है, बाकियों को डेवलपिंग में. इस कैटेगराइजेशन के पीछे बेसिस तो ये वर्ल्ड बैंक की फाइंडिंग है GNI पर कैपिटा, बट इसमें भी कोई खास ट्रांसपेरेंट बेसिस नहीं है. कई सारे डिबेटेबल एरियाज हैं. फॉर एग्जांपल आप देखिए, चाइना और यूक्रेन को कंपेयर किया जाए तो यूक्रेन हैज़ बिन पुट इनटू इकोनॉमी इन ट्रांजिशन ग्रुप, यानी कि जो बीच वाला ग्रुप है इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, तो यूक्रेन इज़ इन दिस, जबकि चाइना इज़ इन डेवलपिंग कैटेगरी. और अगर आप देखें तो यूक्रेन के तुलना में चाइना का जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है वो 3 गुना ज़्यादा है. तो यूक्रेन्स पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम इज़ अबाउट $4,120, विच इज़ ओनली अ थर्ड ऑफ चाइनाज. और अगर बात करें सोमालिया, नॉर्वे और चाइना, तीनों को एक साथ कंपेयर करते हैं. नॉर्वे वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा में, सोमालिया वन ऑफ द लोवेस्ट ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा में, और चाइना बीच में है. लेकिन चाइना अपर मिडिल इनकम में आएगा, यहाँ पे है कहीं पे. अभी आप देखिए तो नॉर्वे का ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा चाइना के तुलना में 7 गुना ज़्यादा है, जबकि सोमालिया का ग्रॉस नेशनल इनकम चाइना के तुलना में 26 गुना कम है. सोमालिया इज 26 टाइम्स लेस एज कंपेयर टू चाइना, जबकि नॉर्वे इज 7 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू चाइना. लेकिन नॉर्वे है डेवलप्ड ग्रुप में और चाइना और सोमालिया दोनों ही डेवलपिंग में. मतलब इन दोनों की कैटेगराइजेशन एक ही है, चाइना की और सोमालिया की एक ही है, जबकि नॉर्वे डेवलप्ड में. एटलीस्ट अगर सोमालिया डेवलपिंग में है तो चाइना को इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन में होना चाहिए था, इफ़ नॉर्वे इज इन डेवलप्ड. सो ये जो कैटेगराइजेशन है इसको लेकर के डिबेट होते रहे हैं कि इन कैटेगराइजेशन के पीछे क्या सेंसिबिलिटी है, आखिर क्यों इंडिया और चाइना जैसे देश वो अभी भी डेवलपिंग कैटेगरीज में हैं, वाई एटलीस्ट दे आर नॉट इन इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन. तो ये बात तो सही है कि इस कैटेगराइजेशन को लेकर के डिबेट्स हैं. लेकिन चलिए वापस से मुद्दे पे आते हैं. इंडिया की अगर बात करते हैं, क्योंकि आप भूलिए मत, आज के इस आर्टिकल का पूरा मुद्दा है कि भारत को एक डेवलप्ड देश बनाना है 2047 तक. तो हमने डिस्कस करके देखा कि डेवलप्ड का जो डेफिनीशन है वो अपने आप में वेग है. कई सारे देश जैसे चाइना जैसे देश बहुत सारा GNI पर कैपिटा होने के बावजूद भी अभी भी डेवलपिंग ग्रुप में ही हैं. लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री ग्रुप में है और कई सारे डेवलपिंग ग्रुप कंट्री से भी पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे. फॉर एग्जांपल चाइना इज ऑल्सो इन डेवलपिंग ग्रुप, बट हम चाइना से कई ज़्यादा पीछे हैं एज फार एज आवर GDP इज़ कंसर्न या GDP पर कैपिटा इज़ कंसर्न. तो इंडिया करेंटली इज़ फार लैगिंग बिहाइंड सो मेनी डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल एज सम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो. तो डेवलप्ड कंट्री जैसे कि US, नॉर्वे, UK से तो हम पीछे हैं ही, चाहे HDI की बात कर ली जाए या GNI पर कैपिटा की बात की जाए. देखिए ये सारे ग्राफ हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा में भी इंडिया कितना पीछे है, इवन फ्रॉम चाइना. UK, US, नॉर्वे से तो पीछे हैं ही, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं. लेकिन हाँ, एक सेंस में हमारी जो पोजीशन है वो थोड़ी अच्छी दिखती है, वो है ओवरऑल GDP में. ओवरऑल GDP में देखिए तो भारत की रैंक जो है वो 7वें नंबर पे है, और जो 6ठे और 5वें नंबर पे देश हैं जैसे UK और फ्रांस, उनसे हमारा ओवरऑल GDP काफ़ी ज़्यादा क्लोज है. तो एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था 2019 में जब भारत 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई थी, इवन लीविंग बिहाइंड फ्रांस एंड UK. लेकिन एक बार फिर से हम थोड़ा सा पिछड़ गए और 7वें नंबर पे हैं. मुद्दा ये है कि भारत को डेवलप्ड देश बनाना है,
लेकिन अगर डेवलप देश की बात की जाए जीएनआई पर कैपिटा में या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो हम काफ़ी पिछड़ते हुए दिखते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हमें कवर करना है आने वाले 25 सालों में। अगर एक ही ऐसे मायने हैं जिसमें भारत का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा दिखता है, और वो है एब्सोल्यूट जीडीपी, जिसमें हमारी पोजीशन 7वें नंबर पे है। 5वें 6ठे और नंबर की जो कंट्रीज़ हैं उनसे हम काफ़ी नज़दीक हैं। लेकिन अगर जीएनआई पर कैपिटा की बात की जाए तो आप देखिए काफ़ी पीछे हैं, और इनफैक्ट वी आर लैगिंग बिहाइंड बांग्लादेश। बांग्लादेश भी हमसे 2020 में जीएनआई पर कैपिटा में आगे निकल गया था। अगर चाइना की तुलना में बात की जाए तो चाइना का जीएनआई पर कैपिटा हमसे 5.5 टाइम्स ज़्यादा है। यूके का जीएनआई पर कैपिटा हमसे 33 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान की जो कमाई यूके में है वो हमारे यहाँ के ऑन एन एवरेज एक इंसान की कमाई की तुलना में 33 गुना ज़्यादा है, जो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यानी कि अगर हमें अपने देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो आने वाले 25 सालों में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर 2018 का एक रिपोर्ट देखा जाए वर्ल्ड बैंक का, जिसका नाम था 2018 डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, तो उसमें कहा गया कि इवन दो इंडिया इज़ वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी बेसिस, तो परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में हम दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हैं, जबकि एक्सचेंज रेट बेसिस में हम दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कहती है कि इवन इफ़ वी आर 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन पीपीपी टर्म्स, फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आर हैविंग वेरी पुअर लाइफस्टाइल। हम काफ़ी बैकवर्ड हैं, और उसको उन्होंने अपने इस डेटा से सब्सटेंशिएट किया है। उन्होंने कहा है कि ओनली 10% ऑफ द इंडियंस आर हैविंग कंजम्पशन लेवल ऑफ $10 पर डे, विच इज़ एन एवरेज फॉर ग्लोबल मिडिल क्लास। तो पूरे दुनिया भर का अगर मिडिल क्लास का एक लाइन डिफाइन किया जाए वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, तो वो होना चाहिए $10 पर डे एक्सपेंडिचर। यानी कि एक दिन में अगर कोई इंसान $10 खर्च करता है पर डे, तो उसको मिडिल क्लास माना जाना चाहिए। और हमारे देश में सिर्फ 10% ऐसी जनता है जो एक दिन में $10 या उससे ज़्यादा खर्च करती है। यानी कि अगर पूरे दुनिया भर के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे यहाँ पे बस 10% ऐसी जनता है जो ग्लोबल मिडिल क्लास के लेवल से थोड़ा ऊपर है। तो यानी कि पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है अभी हमारे देश में। अगर हमारा HDI स्कोर देखा जाए तो इट इज़ ओनली 0.64, विच इज़ मच लोअर दैन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज़। इनफैक्ट यूके वगैरह का तो HDI स्कोर 1980s में ही हमसे ज़्यादा था। तो अभी सोचिए 40 सालों में और कितना आगे निकल गए होंगे। हमारे देश में लगभग 218 मिलियन यानी कि 21 करोड़ लोग एज पर दिस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीते हैं, विच इज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। तो इतने सारे चैलेंजेस हैं, इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा अगर हमें हमारे देश को डेवलप्ड नेशन बनाना है 2047 तक, आने वाले 25 सालों में। तो गोल हमने सेट कर लिया, अच्छी बात है। अब उसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने होंगे उसको भी हमें समझना होगा अगर हम अपने इसके गोल को अचीव करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंस में इस तरह का सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉर इंडिया टू मेक इंडिया वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड is one of the 5 prongs that our Prime Minister has advised for the citizens of our country। ऐसा एक स्टेटमेंट दे करके फिर वो पूछ सकते हैं डिस्कस द पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस इन अचीविंग दिस गोल। इस तरह का सवाल मुझे लगता है कि आने वाले UPSC और APSC मेंस पेपर में GS पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी में पूछा जा सकता है। तो ये सारे चैलेंजेज हैं। हम ग्लोबल मिडिल क्लास में सिर्फ 10% मिडिल क्लास से ऊपर हैं, HDI स्कोर ख़राब है, पोवर्टी ज़्यादा है, परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में तो अच्छी स्कोर है, लेकिन अगर पर कैपिटा में देखा जाए तो हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, चाइना से 5.5 टाइम्स पीछे हैं पर कैपिटा में, UK से 33 टाइम्स पीछे हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 2047 तक? एज पर दिस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ऑफ 2018, इंडिया अगर अपने करंट पेस को मेंटेन करे डेवलपमेंट के, ग्रोथ के, तो 2047 तक हमारे देश की 50% जनता ग्लोबल मिडिल क्लास लाइन से ऊपर आ सकती है। जो अभी 10% है वो उस टाइम तक 50% जनता जो है वो ग्लोबल मिडिल क्लास लाइन से ऊपर आ सकती है, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। एंड बाय मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस दिस विल मीन दैट almost every household will have access to better education, health care, clean water, improved sanitation, reliable electricity, safe environment and affordable housing। तो देखिए अब वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से हम डेवलप्ड में आए या ना आए, क्योंकि चाइना आज भी यहाँ नहीं है,
इतना सारा GNI पर कैपिटा के बाद भी। तो इस कैटेगराइजेशन के हिसाब से हम डेवलप्ड पे आए या ना आए, लेकिन अगर करंट पेस को हम मेंटेन करते हैं तो कम से कम 50% जनता ग्लोबल मिडिल क्लास स्टैंडर्ड से ऊपर उठ सकती है। एंड दैट मीन्स कि 50% जनता को कम से कम ये बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की वो अवेलेबल हो जाएंगी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लोक अदालत्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, लोक अदालत के बारे में पहले समझेंगे, उसके पहले जरा ब्रीफली समझ लेते हैं अबाउट द जुडिशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। एक बात तो आपको पता है कि जस्टिस इन आवर कंट्री इज़ ए कॉस्टली कमोडिटी। कॉस्टली कमोडिटी इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉयर्स की फ़ीस देनी होती है हर सुनवाई में, और कई बार सुनवाई होती है, तारीख पे तारीख मिलती है, लंबे समय तक केस चलता है। तो एक बार कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ गया किसी भी परिवार को तो फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ये बात आप सब जानते हैं। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि जस्टिस इन आवर कंट्री इज़ ए कॉस्टली कमोडिटी। अब इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमारे संविधान में अमेंडमेंट करके एक आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 39A, दैट वाज इंसर्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए रिजल्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। आर्टिकल 39A में बात की गई कि देयर शुड बी फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन, यानी कि जो गरीब जनता है उसको भी कानून और जस्टिस का अधिकार मिले। अगर वो लॉयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सरकार उनके बिहाफ पे लॉयर्स को अपॉइंट करे जो गरीब जनता के लिए उनके केसेस को लड़े। तो दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आर्टिकल 39A तो DPSP का पार्ट है, तो यानी कि ये इन्फोर्सिएबल तो है नहीं, जस्टिसिएबल तो है नहीं। तो इसको जस्टिसिएबल बनाने के लिए, यानी कि गरीब लोगों को जस्टिस का अधिकार मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी उनको जस्टिस डिनाई ना हो जाए, इसके लिए आर्टिकल 39A को इन्फोर्सिएबिलिटी कर देने के लिए कानून लाया गया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987। और इसी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के अंतर्गत जो गरीब लोग हैं, एक लिमिट से ज़्यादा जिनकी इनकम कम रहती है, उनको सरकार जो है वो सरकारी वकील करके देता है अगर वो किसी केस में अपने लिए लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल में वो इनकम लिमिट हटा दिया गया है। अब कोई भी इंसान अगर वो केस लड़ना है उसको, और अगर वो खुद वकील नहीं हायर करना चाहता है, तो फिर गवर्नमेंट उसके लिए अंडर दिस लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987 लॉयर देगी जो उसके लिए, उस पिटिशनर के लिए केस लड़ेगा। तो वापस मुद्दे पे आते हैं। जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट लाया गया है 1987 में, जिसका मेन पर्पस था आर्टिकल 39A को इम्प्लीमेंट कराना, जिसका पर्पस है फ्री लीगल एड एंड जस्टिस टू द पुअर सेक्शन। उसके अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत लोक अदालत बनाए गए। लोक अदालत वैसे पहले से थे हमारे देश में, लेकिन उनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, कानूनी स्टेटस। इसके पहले तक लोक अदालत बनाए गए थे बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट लोक अदालत वाज क्रिएटेड इन 1982 इटसेल्फ बाय गुजरात। लेकिन इस कानून की मदद से लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिए गए। अभी कभी भी जुडिशियरी पे सवाल आ जाए तो आप लिख सकते हैं, इंडियन जुडिशरी के प्रॉब्लम्स पे सवाल आ जाए तो पेंडेंसी ऑफ केसेस इज ए मेजर प्रॉब्लम। 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है जुडिशरी में, और जस्टिस जल्दी मिलता नहीं है, तारीख पे तारीख पड़ती है, और लंबे समय तक ड्यूरेशन ऑफ द केसेस आर क्वाइट लॉन्ग। तो इन सब सारे प्रॉब्लम्स को एक लाइन में समराइज करते हुए इकोनॉमिक सर्वे 2018 ने लिखा कि इंडियन जुडिशरी नीड्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख। तो चूंकि इकोनॉमिक सर्वे ने लिख दिया है तारीख पे तारीख प्रॉब्लम, तो आप इसको अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2018 को कोट करके लिख सकते हैं कि इंडियन जुडिशरी फेसेज अ प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख। चलिए वापस से लोक अदालत के मुद्दे पे आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, आर्टिकल 39A डाला गया, स्पीडी जस्टिस की बात की गई, फ्री लीगल एड की बात की गई। स्पीडी जस्टिस के लिए फिर लाया गया दिस लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट की मदद से लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। कई सारे स्टेट्स में पहले से था थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, लेकिन उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। तो अब जरा समझते हैं क्या है लोक अदालत। लोक अदालत वॉज एस्टैब्लिश्ड or has given been statutory status according to this Legal Services Authorities Act in 1987. It is an alternative dispute resolution mechanism. Alternate dispute resolution mechanism ADR
का मतलब है कि जस्टिस आपको मिले अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल जुडिशरी जो हमारे देश में बनाए गए हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। जैसे कई सारे आर्बिट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं, मेडिएशन सेंटर बनाए गए हैं, ये सब एग्जाम्पल होंगे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। क्योंकि जुडिशरी में तो ऑलरेडी कई सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, 3.5 करोड़ से 4 करोड़ केसेस तक पेंडिंग चल रहे हैं। तो अगर जस्टिस को टाइम बाउंड फैशन में स्पीडी तरीके से डिलीवर कराना है तो हमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म भी देखने होंगे, और उसी का एग्जाम्पल है या उसी का एक टाइप है लोक अदालत, विच हैज़ बिन ब्रॉट इन ऑर्डर टू एंश्योर स्पीडी एंड चीप जस्टिस। इसको चीप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है लोक अदालत में, और जो भी लिटिगेटिंग पार्टीज हैं उनको कोई ज़रूरी नहीं कि अपना वो वकील हायर करें, वो चाहें तो खुद भी केस अपना रख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द जज। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि लोक अदालत में आप वकील रख सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। नॉर्मल कोर्ट्स में कैसा है कि आप अपनी बात जज तक सिर्फ और सिर्फ वकील के थ्रू पहुंचवाएंगे, मतलब एक लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू पहुंचवाएंगे। एवरी पार्टी हैज़ टू हायर अ लॉयर। लेकिन लोक अदालत में वकील आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। एंड दिस इज हाउ लोक अदालत इज अ मेथड ऑफ चीप डिलीवरी ऑफ जस्टिस। साथ ही साथ चूँकि लोक अदालत इज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि जो ट्रेडिशनल जुडिशियरी उससे पैरेलल ये सिस्टम है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ बेसिस फॉर स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस एज वेल। तो तारीख पे तारीख प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है लोक अदालत में। अभी देखेंगे कैसे। अभी लोक अदालत में कैसा है, आपको एक और बात समझनी कि लोक अदालत एक्ट एज ए सिविल कोर्ट। ये क्रिमिनल मैटर्स नहीं ले सकता। इट कैन टेक ओनली सिविल मैटर्स लाइक लेंडिंग ऑफ पेटी मनी इशूज़, लैंड डिस्प्यूट, छोटे मोटे। तो ये सिर्फ सिविल केसेस लेता है। और एक बात आपको और जानिए कि लोक अदालत का जो फैसला है दैट इज़ फाइनल एंड नो अपील कैन बी डन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोक अदालत। अब जरा समझते हैं टाइप्स ऑफ लोक अदालत। हमारे देश में कितने तरह के लोक अदालत हैं? तो हमारे देश में 3 तरह के लोक अदालत है। पहला है नेशनल लोक अदालत। ये नेशनल लोक अदालत कोई परमानेंट अदालत नहीं है, इसको टाइम टू टाइम लगाया जाता है अंडर सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट्स तक सब एक दिन किसी दिन एक बैठते हैं, तारीख डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट, उस दिन वो बैठते हैं और जितने भी इस तरह के छोटे मोटे सिविल केसेस हैं उनको एक दिन में निपटाने की कोशिश की जाती है। तो उस एक दिन के लिए जितना जुडिशियरी सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर जुडिशियरी तक, वो लोक अदालत की तरह काम करते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल की तरह काम करते हैं। वो नॉर्मल या ट्रेडिशनल जुडिशरी की तरह ना काम करके लोक अदालत की तरह काम करते हैं, यानी कि उसके नियम कानून सब बदल जाते हैं। वहाँ पे आपको लॉयर लेकर के नहीं जाना है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने केस खुद ही रख सकते हैं और जल्दी जल्दी मामले निपटाए जाते हैं। तो ये होता है नेशनल लोक अदालत। ये टाइम टू टाइम एक एक दिन के लिए लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तालुका लेवल तक, और ह्यूज नंबर में केसेस डिस्पोज किए जाते हैं। मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में जो बीता हुआ 14 अगस्त था, जो संडे का दिन था, उस दिन पूरे देश में नेशनल लोक अदालत लगाया सुप्रीम कोर्ट ने और एक दिन में 80 लाख से भी ज़्यादा केसेस निपटाए गए अलग अलग लेवल पे। उसको देखेंगे आगे, लेकिन पहले तरह का अदालत है लोक अदालत, वो है नेशनल लोक अदालत। फिर दूसरा तरह का अदालत है जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत इज़ फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, तो मान लीजिए कि असम ASTC या असम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं उनको लेकर के कोई डिस्प्यूट है तो ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने अपना एक लोक अदालत बना लिया। जैसे बिजली विभाग को लेकर के कई सारे इश्यूज रहते हैं। मूवी आई थी ना, मीटर गुल बत्ती चालू, ऐसे कुछ था ना, जिसमें बहुत ज़्यादा केस, बहुत ज़्यादा ये आ गया था, बिल आ गया था, बिजली का बिल आ गया था। तो अलग अलग जो पब्लिक यूटिलिटी कंपनियां हैं जो हमें अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का या टेलीफोन का या बिजली का, तो उनमें किसी भी केस को टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व करने के लिए आपको नॉर्मल कोर्ट में ना जाना पड़े, तो क्या करते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए अलग से लोक अदालत बना दिया जाता है। एंड दीज लोक अदालत आर परमानेंट लोक अदालत, मतलब वहाँ पे वो को टेम्पोररी नहीं लगाया जाता है एज दिस नेशनल लोक अदालत। ये परमानेंट लोक अदालत होता है इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, टेलीग्राफ। तो इनफैक्ट एवरी पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट लाइक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, टेलीकॉम, ETC, दे ऑल हैव परमानेंट लोक अदालत टू सेटल डिस्प्यूट्स। फिर होते हैं मोबाइल लोक अदालत। तो कभी कभार कैसा होता है कि ऐसा एक बस ले लिया जाता है
जिसमें एक लोकल मजिस्ट्रेट को बिठा दिया जाता है और गांव-गांव में ये बस जाती है, फिर लोकल लोग इकट्ठा होते हैं और जल्दी जल्दी फिर सिविल केसेस, छोटे मोटे पेटी सिविल केसेस निपटाए जाते हैं। वो होता है मोबाइल लोक अदालत, जो तालुका लेवल पे ऐसे रूरल एरियाज़ में चलाया जाता है। करंट न्यूज़, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस साल तीसरी बार नेशनल लोक अदालत लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में अंडर दिस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के जो CGI डेजिग्नेट हैं यूयू ललित साहब, उनके प्रेसिडेंसी में ये नेशनल लोक अदालत लगाई गई। यूयू ललित साहब बनेंगे प्रेसिडेंट, अब CGI बनेंगे आने वाले 27 अगस्त को। तो राइट नाउ ही इज CGI डेजिग्नेट। और एक दिन के अंदर ये जो नेशनल लोक अदालत लगाई गई सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तालुका लेवल तक, उसमें 81 लाख केसेस निपटाए गए। और नालसा जो अथॉरिटी है, नेशनल अल्टरनेटिव लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके हिसाब से लोक अदालत की मदद से साल भर के अंदर 4.2 करोड़ केसेस जो हमारे अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग थे, उसमें से 2.2 करोड़ केसेस निपटाए जा चुके हैं, सिविल पेटी केसेस निपटाए जा चुके हैं। तो अब पेंडिंग केसेस 4-4.25 करोड़ से घट करके 2 करोड़ पे आ गया है। लोक अदालत के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में दे रखे हैं, एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। लोक अदालत वर्क इन द स्पिरिट ऑफ हार्मनी, ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग, हेंस बोथ पार्टीज फील सेटिस्फाइड। लोक अदालत डिलीवर फास्ट एंड चीप या इनएक्सपेंसिव जस्टिस। लोक अदालत रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ अदर कोर्ट्स, दिस रिड्यूसेज द डिले इन हायर जुडिशियरी। लोक अदालत प्रमोट सोशल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग लीगल एड टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। टाइम बाउंड फैशन में जस्टिस मिल जाता है और इस कारण से जो लोअर या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसका जुडिशियरी में ट्रस्ट बिल्डअप होता है या स्ट्रेंथन होता है। इस टॉपिक के बेसिस पे एक बार मेंस में सवाल इस तरह का पूछा गया था ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म पे, तो यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म से रिलेटेड ये मेंस सवाल का आपको हिंट्स दे रखा है आंसर में। आप इसको पढ़ करके इस आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हायाबुसा 2 प्रोब। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, हायाबुसा 2 मिशन, ये जापान की स्पेस एजेंसी JAXA, उसका ये मिशन था जो 2014 में भेजा गया था। 2014 में इसको भेजा गया था इन ऑर्डर टू स्टडी एस्टेरॉयड ryugu। तो एस्टेरॉयड क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। एस्टेरॉयड इस तरह के छोटे छोटे रॉकी मटेरियल्स होते हैं जो हमारे अर्थ के जैसे ही सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये है एस्टेरॉयड। कई सारे एस्टेरॉयड अलग अलग प्लैनेट्स के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं। कई सारे एस्टेरॉयड जो हैं इस तरह के छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द सन जस्ट लाइक आवर प्लैनेट्स एंड दैट इज़ हाउ दे आर नोन एज माइनर प्लैनेट्स। और नासा के हिसाब से लगभग 10 लाख नोन एस्टेरॉयड्स हैं। कुछ एस्टेरॉयड जो हैं अर्थ के काफ़ी नज़दीक होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं NEA, नियर अर्थ एस्टेरॉयड। कुछ एस्टेरॉयड जो होते हैं वो अर्थ के लिए हजार्डस होते हैं, मतलब वो अर्थ के पाथ में आ सकते हैं, इसलिए उनको हम लोग कहते हैं पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड, PHA। अब एस्टेरॉयड्स को क्यों स्टडी किया जाता है वो जरा देखिए। एस्टेरॉयड्स भी उसी वक्त बने हैं जब हमारा अर्थ या बाकी प्लैनेट या सोलर सिस्टम बना है। तो एस्टेरॉयड्स को स्टडी करके हम लोग अर्थ के ओरिजिन के बारे में या सन के ओरिजिन के बारे में समझ सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जापान की स्पेस एजेंसी JAXA ने हायाबुसा 2 मिशन भेजा 2014 में इन ऑर्डर टू स्टडी दिस एस्टेरॉयड ryugu। और ये हायाबुसा 2 मिशन ryugu के ऑर्बिट में पहुंच गया इन 2018, मतलब 4 साल ट्रैवल करके ये ryugu के ऑर्बिट पे पहुंच गया। अब हायाबुसा 2 मिशन ऑर्बिट करने लगा ryugu के अराउंड। फिर हायाबुसा 2 मिशन से एक रोवर निकल के आया। आई होप आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटर मिशन ऑर्बिट करता है किसी भी सेलेसियल बॉडी के अराउंड, फिर उसमें से रोवर मिशन जो होता है वो जा करके सेलेसियल बॉडी पे लैंड करके मूव करने लगता है। तो ध्यान से समझिए, ऑर्बिटर जो है वो ऑर्बिट करेगा, उसी ऑर्बिटर में एक पार्ट अटैच रहता है जो उस ऑर्बिटर से सेपरेट होकर के जाकर के लैंड कर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लैंडर। और फिर लैंडर से कुछ निकल करके आएगा, कोई कंपोनेंट निकल करके आएगा जो इसके सरफेस में मूव करेगा, उसको हम लोग कहेंगे रोवर।
तो ये जो ryugu को स्टडी करने के लिए हायाबुसा 2 मिशन भेजा गया था, उसमें ऑर्बिटर भी था, फिर एक लैंडर था और फिर उस लैंडर से 2 रोवर अटैच थे। तो वो 2 रोवर फिर इसके सरफेस पे मूव करने लगे। फिर उसमें एक इम्पैक्टर भी था। इम्पैक्टर का काम क्या होता है कि किसी भी सेलेसियल बॉडी के सरफेस के अंदर होल क्रिएट करता है। तो ये जो हायाबुसा 2 के अंदर इम्पैक्टर था, इसने इस ryugu एस्टेरॉयड के ऊपर एक बड़ा सा आर्टिफिशियल क्रेटर या होल बनाया जिसका डायमीटर 10 मीटर के आसपास था, और वहाँ से उसने ryugu 2 एस्टेरॉयड के इंटीरियर पार्ट से सैंपल निकाला, रॉक सैंपल निकाला, और उस रॉक सैंपल को एक कैप्सूल में भर के फिर उसने अर्थ के तरफ गिरा दिया। और वो जो कैप्सूल है वो हमें ऑस्ट्रेलिया के आसपास अर्थ सरफेस पर रिकवर हुआ, और फिर हमें इसकी मदद से हायाबुसा 2 मिशन ने हमारे पास एस्टेरॉयड ryugu का सॉइल सैंपल भेज दिया, जिस सॉइल सैंपल को हमें स्टडी करने के बाद कुछ चीज़ें नई पता चली हैं। सो दिस इज़ द आइडिया। एक बार मैं फिर जल्दी से रिवाइज करा दूं। एस्टेरॉयड ryugu को स्टडी करने के लिए हायाबुसा 2 मिशन भेजा गया, 2014 में भेजा गया, 2018 में ये इसके ऑर्बिट पे पहुंच गया, फिर उसका लैंडर निकल के आया, लैंडर से फिर रोवर्स निकले, रोवर के बाद एक इम्पैक्टर ने क्या किया, इम्पैक्ट करके इसके अंदर क्रेटर क्रिएट किया, गड्ढा क्रिएट किया, फिर इसके इंटीरियर पार्ट से सॉयल या रॉक सैंपल निकाला गया, और रॉक सैंपल को एक कैप्सूल में भर करके अर्थ के ऊपर गिरा दिया गया, और अर्थ से इस कैप्सूल को रिकवर करके फिर सॉइल सैंपल को स्टडी किया। इस तरह का कुछ कैप्सूल था और उसको स्टडी किया गया। इस कैप्सूल के अंदर जो रॉक सैंपल निकल करके आया था उसको स्टडी करके अब उसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश हुई है इन अ जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल जिसका नाम है नेचर एस्ट्रोनॉमी। और इसके हिसाब से साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ये जो रॉक सैंपल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं और जो हमारे अर्थ के ऊपर वाटर पार्टिकल्स हैं, ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अर्थ के ऊपर जो वाटर सैंपल आया है ये कहीं ना कहीं इसी तरह के एस्टेरॉयड से आया है जो हमारे सोलर सिस्टम के आउटर एज पे थे। तो फिर से समझिए, ये जो सैंपल आया है रॉक सैंपल ryugu से, उसके पार्टिकल्स को स्टडी करके हमें पता लगता है कि ये पार्टिकल्स और हमारे अर्थ के ऊपर जो वाटर पार्टिकल्स हैं उन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है कहीं ना कहीं ये दुनिया के अलग अलग एस्टेरॉयड से हमारे अर्थ के ऊपर आया है। और ये एस्टेरॉयड्स नॉर्मली हमारे अर्थ के नज़दीक वाले एस्टेरॉयड्स नहीं हैं। दीज आर एस्टेरॉयड्स और ऑफ एस्टेरॉयड्स फाउंड इन आउटर एज ऑफ द सोलर सिस्टम। तो एक बार ज़रा पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है। रिसेंटली इन एन आर्टिकल पब्लिश्ड in the journal Nature Astronomy, scientists from Japan suggested that water and organic materials that might have been brought to our planets by the asteroids from the outer edges। तो हमारे planet पे जो water है या organic materials हैं ये they must have been brought from the outer edges of the solar system। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? After they are saying this after analyzing the asteroid ryugu। तो ryugu से ये जो 5.4 किलोग्राम का रॉक सैंपल मिला है, 5.4 ग्राम का जो रॉक सैंपल मिला उसको स्टडी करके उन्होंने ऐसा कहा है, द कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल कलेक्टेड फ्रॉम द ryugu क्लोजली मैचेज द वाटर पार्टिकल ऑन द अर्थ। और इससे फिर साइंटिस्ट हाइपोथाइज कर रहे हैं कि हमारा प्लैनेट का जो वाटर है दैट माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर प्लेसेस apart from our earth, it must have originated from some other asteroid which is on the margin of our solar system। तो space mission, this Hayabusa 2 space mission shows earth water may be from asteroids, not originally from the earth itself। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कॉर्निया बायो इंजीनियर्ड फ्रॉम पिग कोलाजन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले आप समझिए कि आँखों की एक बीमारी होती है, आँखों में एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है केराटोकोनस। केराटोकोनस में होता क्या है कि जो कॉर्निया का आप सरफेस देख रहे हैं, आँखों के इस प्यूपिल के ऊपर एक लेयर होता है कॉर्निया, ये कॉर्निया काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाता है। एक्सेसिव थिनिंग ऑफ कॉर्निया इज़ नोन एज केराटोकोनस। आप इसमें देखिए कॉर्निया थिन हो गया है पूरी तरह से, इसको केराटोकोनस कहते हैं और इस कारण से फिर ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो कॉर्निया थिनिंग से ब्लाइंडनेस हो सकता है और फिर इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि किसी दूसरे की आंखों का कॉर्निया लेकर के ट्रांसप्लांट किया जाए जो विक्टिम है
केराटोकोनस का, लेकिन दूसरे के आंखों का कॉर्निया सैंपल अवेलेबल होना काफ़ी कठिन है। माना जाता है कि पूरे दुनिया भर में सिर्फ 70 लोगों के केराटोकोनस को ट्रीट करने लायक सैंपल कॉर्निया हमारे पास है। तो रिसर्चर्स क्लेम दैट देयर इज सीवियर शॉर्टेज ऑफ कॉर्निया एंड देयर इज ओनली दैट मच इनफ कॉर्निया सैंपल ताकि 70 पेशेंट्स का केराटोकोनस हम ट्रीट कर सके। यानी कि सीवियर कमी है, स्कैरसिटी है इस कॉर्निया की, ताकि हम केराटोकोनस को ट्रीट कर सके। लेकिन अब एक अच्छी खबर यह है कि स्वीडन के अंदर साइंटिस्ट लोगों ने पिग के स्किन से कोलाजन निकाल करके ऐसा कोरोना बना दिया है, कॉर्निया बना दिया है, जिसको हम लोग आंखों पे आर्टिफिशियल ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाट रिसर्चर्स हैव डन इन स्वीडन कि दे हैव क्रिएटेड एन सक्सेसफुल अल्टरनेटिव टू दिस कॉर्निया। तो अब हमें दूसरे इंसान के आंखों का कॉर्निया लेकर के ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। पिग के स्किन से हम कोलाजन निकाल करके एक ऑल्टरनेटिव ऑफ कॉर्निया बना दिया है हमने बाय बायो इंजीनियरिंग, विच विल वर्क फॉर द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ कॉर्निया फॉर ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम केराटोकोनस। और ये सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किया भी जा चुका है अमंग्स 20 पीपल फ्रॉम ईरान एंड इंडिया। तो कई सारे लोग के लगभग 20 लोग जो केराटोकोनस के शिकार थे, जो ब्लाइंड हो चुके थे, उनके आंखों में ट्रांसप्लांट किया गया है ऑफ दिस कॉर्निया विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम पिग स्किन्स कोलाजन। और इससे फ़ायदा क्या होगा, ये चीपर भी, एक चीपर सोर्स हो गया कॉर्निया का, ईजियर भी है, क्योंकि ह्यूमन का कॉर्निया मिलना काफ़ी कठिन था, सिर्फ 70 पेशेंट्स के लिए था। अब हम आराम से पिग के स्किन से निकाल सकते हैं कोलाजन और चीपर और ईजियर सोर्स ऑफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम केराटोकोनस। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बुक द सैटेनिक वर्सेस। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। मेंस में ये नहीं आएगा। मेंस में आप इसका पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, लेकिन पीटी में इसके सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जरा बैकग्राउंड समझते हैं। ये हैं ऑथर सलमान रुश्दी, काफ़ी वेल नोन ऑथर हैं। उन्होंने 1988 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द सैटेनिक वर्सेस। उसमें उन्होंने कई सारे ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स लिखे थे रिगार्डिंग रिलीजन इस्लाम। तो उसके बाद से इनके खिलाफ ईरान के जो सुप्रीम रिलीजियस लीडर थे आयतोल्ला खोमेनी, उन्होंने फतवा जारी कर दिया था अगेंस्ट सलमान रुश्दी। तब से सलमान रुश्दी ऐसे छुप छुप के ही रहते हैं, इधर उधर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह में दिखाई देते हैं, अदरवाइज छुप के ही रहते हैं। तो मुद्दा यह है कि सलमान रुश्दी ने बुक लिखी द सैटेनिक वर्सेस और कुछ उसमें ऑब्जेक्शनेबल बातें लिखी, जिसके कारण इनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। अभी हाल फिलहाल में एक इस तरह के इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे इन न्यूयॉर्क, जब इनके ऊपर अटैक हुआ। एक इसी तरीके का रेडिकल यूथ उसने अटैक कर दिया उनके ऊपर और उनको मल्टीपल टाइम्स स्टैब कर दिए। माना जा रहा है कि इनकी एक आंख भी चली गई है। तो इसके बाद से सलमान रुश्दी का ये बुक, जो काफ़ी पुराना है, लगभग 40 साल पुराना, लेकिन फिर से न्यूज़ में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे इस बुक के बारे में पूछा जा सकता है कि सैटेनिक वर्सेस किसने लिखा, या सलमान रुश्दी की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप, अगर कोई सवाल आ जाता है, मान लो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह पे, या ऐसे आ जाता, तो उसमें आप सलमान रुश्दी के ऊपर जो ये रिसेंट अटैक हुआ उसको आप मेंशन कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसको अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा आपको इंटरनेट का सहारा लेना होगा। मैंने जानबूझ करके आपको दिया है, थोड़ा इंटरनेट से आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। प्लीज़ रीड और पढ़िए कि सलमान रुश्दी की इसमें से कौन सी बुक है, कौन सी नहीं है, और इसके बेसिस पे जवाब दीजिए एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इसमें पूछा गया विच इज़ नॉट करेक्ट। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन इज एज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो पहला गलत है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। और बाल आधार को लेकर के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। UIDAI हैज़ बीन सेटअप एज ए स्टैट्यूटरी ऑर्डर एंड बाल आधार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है, लेकिन वो ब्लू कलर का होता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।